हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बीपीएससी 133 की बुक जिसका नाम है तुलनात्मक शासन और राजनीति, इसके थर्ड यूनिट के थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइज ये इस यूनिट का थर्ड क्वेश्चन है और इससे पहले मैं 2 यूनिट की वीडियो और इस यूनिट के भी 2 क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देखिए। इस यूनिट के दोनों क्वेश्चन की वीडियोज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ये जो क्वेश्चन हमारा है, अधिनायकवादी शासन की प्रकृति पर चर्चा करें या फिर अधिनायक तंत्र की आलोचनात्मक व्याख्या करें। दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही लिखा जाएगा। दोनों क्वेश्चन का जो है वो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपको घुमा कर दिया गया है एग्जाम में, तो इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन लिखे हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में तो हम सबसे पहले अधिनायकवादी शासन क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का, वो है अधिनायकवादी शासन और लोकतांत्रिक शासन में क्या डिफरेंस होता है, क्या भिन्नता होती है, वो भी हम इसी वीडियो में लेंगे। तो पहले अधिनायकवादी शासन क्या होता है वो देख लेते हैं। अधिनायक तंत्र से अभिप्राय एक व्यक्ति या एक समूह के उस शासन से है जो राज्य में सत्ता पर बलपूर्वक अधिकार स्थापित कर लेता है और उसका सीमित रूप से प्रयोग करता है। तो जैसे कि अधिनायक तंत्र का मतलब ये होता है जब कोई एक व्यक्ति या फिर कोई व्यक्ति का एक समूह, बहुत 2-3 या फिर जैसे हम समूह के तौर पर ले सकते हैं, कोई पार्टी सत्ता पर अधिकार स्थापित कर लेती है और बलपूर्वक अधिकार स्थापित करती है। मतलब कि जनता उनको वोट देकर नहीं बनाती, बल्कि वो बलपूर्वक या फिर या तो तख्ता पलट हो जाता है या फिर ऐसे ही कुछ करके वो बलपूर्वक अपना अधिकार स्थापित करती है और उनके जो अधिकार होते हैं उनका वो असीमित रूप से प्रयोग करते हैं। मतलब कि उनका कोई भी सीमा नहीं होती है, वो जितने चाहे अधिकारों का यूज कर सकते हैं। मतलब हर सीमा को पार कर देती है वो। इस व्यवस्था में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान नहीं होने के कारण व्यक्ति को सब कुछ सुविधाएं होते हुए भी उसे अपने व्यक्तित्व को अपनी इच्छा अनुसार विकसित करने का वातावरण नहीं मिल पाता। मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति होते हैं, वहाँ की जो जनता होती है, उनको स्वतंत्रता नहीं मिल पाती, जिसके कारण वो अपना व्यक्तित्व जो होता है, अपनी पर्सनैलिटी जो होती है, उसका विकास नहीं कर पाते। उनको सुविधाएं तो मिलती हैं लेकिन वो अपना जो विकास, अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको उसका विकास अपने अनुसार, अपने इच्छा अनुसार नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसा वातावरण ही नहीं होता। वो खुलकर बोल नहीं सकते, वो कुछ कर नहीं सकते, वहां पर अपनी मर्जी से सब कुछ उन्हें सरकार के अंडर रहकर करना पड़ता है। वे अपने जीवन को अपूर्ण ही रखने पर मजबूर हो जाते हैं। व्यक्ति को किसी भी तरह स्वतंत्रता नहीं रहती, जिससे उसका व्यक्तित्व दबकर रह जाता है। जो मैंने अभी बताया कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती, जैसे कि हमारे भारत में काफी सारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, लेकिन जहाँ पर अधिनायकवादी शासन होता है वहाँ पर किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे वहाँ के शासक हैं, उनके वहाँ के जो लोग हैं उनको किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। यहाँ तक कि वो सोशल मीडिया का भी यूज नहीं कर सकते। वहाँ पर सोशल मीडिया का यूज करना भी एक अपराध माना जाता है। अधिनायक व्यवस्था में मौलिक अधिकारों तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं दिया जाता। जैसे कि हमारे भारत में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, हमें 6 मौलिक अधिकार हैं। और व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं, काफी सारी स्वतंत्रताएं, जैसे कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, भाषण देने की स्वतंत्रता है, सोशल मीडिया पर अपनी सरकार की आलोचना करने की भी स्वतंत्रता है। तो ऐसा अधिनायकवादी शासन में नहीं होता। अधिनायक अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए आतंक फैलाए रखता है। अधिनायक का मतलब यहाँ वहाँ का शासक जो भी सत्ता में आता है, वो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए पूरे देश में आतंक फैलाता है, लड़ाई झगड़े ये सारी चीजें वहाँ पर होती रहती है, ताकि जो लोग हैं वो उलझे रहें, इस चीजों में उलझे रहें और वहाँ पर वो अपना जो है शासन करता रहे। और अगर कोई इसकी बात पे नहीं मानता तो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, उनको कैद कर लिया जाता है। देश हित में कहीं गई बात भी अगर अधिनायक की इच्छा के प्रतिकूल है तो उसको ठुकरा दिया जाता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति देश के हित में कोई बात कर रहा है और वो उस अधिनायक को या फिर उस शासक को अच्छी नहीं लग रही, उसके हित में नहीं है, देश के हित में है लेकिन उस शासक के हित में नहीं है, तो वो उन लोगों को भी कैद कर लेता है, उन लोगों को भी बुरा कहता है और उन लोगों के साथ भी बुरा व्यवहार होता है तथा उसके विरुद्ध बात करने वाले को देशद्रोही कहकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस व्यवस्था में केवल एक व्यक्ति रहता है जो किसी भी तरह का विरोध या सुझाव स्वीकार नहीं करता। तो मतलब जो व्यक्ति सत्ता में होता है या फिर हम शासक कह सकते हैं, उसको किसी भी प्रकार का जो है एक तरह से हम कह सकते हैं उसका अपने लिए विरोध बर्दाश्त नहीं होता, या फिर कोई भी उसको सुझाव दे ये उसकी जो है शान के खिलाफ होता है।
अधिनायक का हर निर्देश लोगों को मानना पड़ता है, चाहे वे निर्देश राष्ट्रीय हित में हो या नहीं हो। इस व्यवस्था में व्यक्ति का तन, धन और मन भी अधिनायक का हो जाता है और उसे अधिनायक जो कहे वही करना पड़ता है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन एक हाथ में केंद्रित हो तथा शासक निरंकुश रूप में शासन करे। तानाशाह किसी दल का नेता, सैनिक अधिकारी या शक्ति संपन्न व्यक्ति होता है जो अपने योग्यता या क्षमता के बल पर निर्वाचन या सत्ता पर कब्जा करके शासक बन जाता है। सो अधिनायकवादी व्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें शासन जो होता है वो किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होता है। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे मंत्री वगैरह होती हैं, विपक्ष को भी यहाँ पर स्वतंत्रता दी गई है, विपक्ष भी सरकार के विरुद्ध बोलता है, लेकिन अधिनायकवादी शासन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसकी परिभाषा ये है कि सोल्टाउ कहते हैं ये एक व्यक्ति का शासन है जो अपने पद पर वंशानुक्रम के आधार पर नियुक्त नहीं होता, बल्कि शक्ति या सहमति या दोनों आधारों पर शासन करता है। न्यूमैन कहते हैं कि अधिनायक तंत्र से अभिप्राय एक व्यक्ति या व्यक्तियों के शासन से है जो बलपूर्वक सत्ता पर अधिकार कर लेता है और उस शक्ति को सीमित रूप में प्रयोग करता है। तो इसके बाद फोर्ड कहते हैं कि राज्य के अध्यक्ष द्वारा असामान्य रूप से कानून से हटकर प्रभुसत्ता पर कब्जा कर लेना ही अधिनायक तंत्र कहा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद लोकतंत्र की स्थिति खराब थी। अधिनायकवादी लोकतंत्र को सड़ी हुई लाश समझते थे। तो जो लोग अधिनायकवादी शासन को फॉलो करते थे वो लोकतंत्र उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, और इसलिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है कि जो अधिनायकवादी होते थे वो लोकतंत्र को सड़ी हुई लाश कहते थे। जैसे 1922 में मुसोलिनी जो थे वो इटली का तानाशाह बन गया था 1922 में। 1933 में हिटलर जर्मनी का अधिनायक बन गया था। फिर ऐसे ही 1923 में प्रीमोदी रिवेरा स्पेन का तानाशाह बन गया था। 1931 में सम्राट कैरोल रोमानिया का तानाशाह बन गया था। तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनायकवादी शासन किस तरह लोकतांत्रिक शासन और सर्वाधिकारवादी शासन से भिन्न है। या फिर इसके अथवा में एक और क्वेश्चन है, अधिनायकवादी शासन और लोकतांत्रिक शासन तथा अधिनायकवादी शासन और सर्वाधिकारवादी शासन के बीच अंतर स्पष्ट करें। अधिनायकवादी शासन की प्रकृति पर चर्चा करें, जो हम अभी ऊपर कर चुके हैं, तो ये दोबारा से आ गया है। यहाँ पर अधिनायकवादी शासन, सर्वाधिकारवादी शासन और लोकतांत्रिक शासन, हम इन तीन शासनों पर डिस्कशन करेंगे। अधिनायकवादी शासन की प्रकृति, थोड़ा सा अधिनायकवादी शासन के बारे में लिखा हुआ है, वैसे तो हम ऊपर भी पढ़कर आ चुके हैं। सो लोकतांत्रिक और अधिनायकवादी शासनों में उनके उद्देश्यों, उनकी उपलब्धि के साधनों के आधार पर भेद किया जाता है। यानी कि जो अधिनायकवादी शासन होता है, लोकतांत्रिक शासन होता है, उसमें उपलब्धि और उद्देश्यों के साधनों के आधार पर ही डिफरेंस किया जाता है, भेद किया जाता है। अधिनायकवादी शासन स्वयं ये तय करता है कि व्यक्ति के हित में क्या है। तो अधिनायकवादी शासन में ये बताया जाता है, मतलब अधिनायकवादी शासन में जो शासक होता है वो खुद ही ये तय कर लेता है कि व्यक्ति के हित में क्या है, क्या सही है, क्या बुरा है। जबकि जो लोकतांत्रिक शासन होता है उसमें व्यक्ति खुद, जो लोग होते हैं, जनता होती है, वो खुद डिसाइड करती है कि उसके हित में क्या जरूरी है, क्या सही है। नागरिकों की इच्छाओं की चिंता के बिना शासन करने वाले अपनी इच्छा उन पर थोपते हैं। ये अधिनायकवादी शासन की बात हो रही है। जो नागरिक होते हैं उनकी चिंता किए बिना जो शासक होते हैं वो अपनी इच्छाओं को, अपनी मर्जी को उनके ऊपर थोप देते हैं। ये ऐसी सरकार है जो पूर्ण आज्ञाकारिता की मांग करती है और चाहती है कि किसी भी उसकी इच्छा के अनुसार कोई भी आएगा, कोई भी उसकी इच्छा के अनुसार काम करे। सभी लोग जो है उसकी इच्छा के अनुसार काम करें और सब लोग उसकी आज्ञा का पालन करें। यही है जो है अधिनायकवादी शासन का सबसे पहला सिद्धांत होता है, नियम होता है। अगर जरूरत पड़े तो वे बल प्रयोग भी करते हैं, अगर कोई उनकी बात नहीं मानता तो वो उसके खिलाफ बल का प्रयोग करते हैं। असल में ये लोकतंत्र के पूरी तरह विरोधी है। तो लोकतांत्रिक शासन जो होता है उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, और अधिनायकवादी शासन लोकतांत्रिक शासन का अपोजिट होता है, विरोधी इसमें लिखा हुआ है विरोधी है, तो अपोजिट है। जब शक्ति का स्वेच्छा से पालन किया जाता है, उसकी स्वेच्छा से आदर हो, और जब ज्यादा जनता इसे मान्यता देती है, तब यह सत्ता वैध और बाध्यकारी होती है। इसी को सत्ता कहते हैं। इसका स्तर नैतिक होता है। लोकतांत्रिक शासन इस तरह की सत्ता को मान्यता देता है।
तो लोकतांत्रिक शासन क्या होता है? जो हमारे देश में फॉलो किया जाता है, जनता जो है मान्यता देती है शासक को, यानी कि वोट देती है, वोट देकर सरकार चुनी जाती है, अपनी इच्छा से वो सरकार बनाते हैं, और जो जनता होती है उसकी इच्छाओं का पालन भी किया जाता है, सरकार उसकी उनकी इच्छाओं का पालन भी करती है, तो ये लोकतांत्रिक शासन हो जाता है। लेकिन जब कोई पद्धति जन इच्छा की चिंता किए बिना तथा बल प्रयोग करके शासन करती है, तब उसे अधिनायकवादी शासन कहते हैं। तो जो लोकतांत्रिक शासन होता है उसमें बल का प्रयोग नहीं होता, जबकि अधिनायकवादी शासन में बल का प्रयोग होता है। इस तरह यदि लोकतंत्र जन इच्छा की व्यवस्था है, तो अधिनायकवाद ऊपर से लादी गई व्यवस्था है। तो इसमें एक डिफरेंस ये दे रखा है कि जो लोकतांत्रिक शासन है उसमें जनता की इच्छा का पालन किया जाता है, जबकि अधिनायकवादी शासन में ऊपर से कुछ थोपा जाता है या फिर लादा जाता है। ऊपर से शासन की व्यवस्था का संबंध राजतंत्रीय असीमितता, पारंपरिक तानाशाही, अधिकांश एक दलीय व्यवस्थाओं तथा अधिकांश सैनिक शासनों से भी है। वह सभी अधिनायकवादी हैं, क्योंकि इन सब पद्धतियों में विपक्ष एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का दमन किया जाता है। इसमें बताया जा रहा है जो अधिनायकवादी शासन होता है उसमें स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रताएं होती है, उन सभी बल्कि राजनीतिक स्वतंत्रता क्या, सारी ही स्वतंत्रताओं का इसमें दमन किया जाता है, कोई भी स्वतंत्रता नहीं दी जाती नागरिकों को। अधिनायकवादी शासन तथा सर्वाधिकारवादी शासन। अब अभी तो हम लोकतांत्रिक शासन और अधिनायकवादी शासन में डिफरेंस, क्या क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अब हमारा सर्वाधिकारवादी शासन जो है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, अधिनायकवादी शासन और सर्वाधिकारवादी शासन। तो अधिनायकवादी शासन तथा सर्वाधिकारवादी शासन एक ही व्यवस्था नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अधिनायकवादी शासन और सर्वाधिकारवादी शासन जो है वो एक ही है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में आधुनिक तानाशाही के तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें सरकार की सारी शक्तियों का केंद्रीकरण होता है तथा राजनीतिक, सामाजिक और बौद्धिक जीवन सभी को सैनिक कमान की तरह एक सूत्र में बांध दिया जाता है। इन अर्थों में ये अतीत की सभी अतिवादी उत्पीड़क शासन प्रणालियों से ज्यादा कठोर है। सर्वाधिकारवादी, यहाँ पर मैं एक बार समझा देती हूँ आपको। सर्वाधिकारवादी शासन जो होता है उसमें आधुनिक तानाशाही के तत्व पाए जाते हैं, मतलब आधुनिक तानाशाही जो है वो उसमें देखने को मिलती है, और इसमें जो सारी शक्तियां होती हैं उनका केंद्रीकरण होता है, सारी शक्तियां जो होती हैं वो सरकार के पास होती हैं, और तथा राजनीतिक, सामाजिक और बौद्धिक जीवन सभी को सैनिक कमान की तरह एक सूत्र में बांध दिया जाता है, मतलब सभी को एक तरह से एक सूत्र में बांध दिया जाता है। इन अर्थों में यह अतीत की सभी अतिवादी उत्पीड़क शासन प्रणालियों से ज्यादा कठोर है। मतलब जो अधिनायकवादी शासन है वो पुराना है, उसमें पुराने तत्व पाए जाते हैं, लेकिन आधुनिक तत्व सर्वाधिकारवादी शासन में पाए जाते हैं, मतलब पूरी तरह से शासन स्थापित कर लेना। और ये जो है अधिनायकवादी शासन से भी ज्यादा खतरनाक शासन होता है। सर्वाधिकार का जनसाधारण की गतिविधि पर अवैध नियंत्रण होता है, मतलब इलीगल तौर पर जो जनता होती है उस पर नियंत्रण कर लिया जाता है सर्वाधिकारवादी शासन में। अतः सर्वाधिकारवादी शासन 20वीं सदी की देन है। इस शब्द का प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध के अंतराल की 3 अतिवादी प्रणालियों से किया जाता है। वे है इटली का फांसीवाद, जर्मन का नाजीवाद तथा यूएसएसआर का स्टालिनवाद। तो आई होप ये सब आपने पढ़ा होगा, फांसीवाद, नाजीवाद, नाजिज्म, फासिज्म, इन सब के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सारे जो हमारे सर्वाधिकारवादी शासन के एक तौर पर उदाहरण कह सकते हैं हम। अब यहाँ पर हमारा निष्कर्ष है, तो सारांश ये निकलता है कि सभी सर्वाधिकारवादी शासन अधिनायकवादी शासन होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी अधिनायक तंत्र सर्वाधिकार हों। मतलब कि सर्वाधिकारवादी शासन जो होते हैं वो अधिनायकवादी शासन हो सकते हैं, लेकिन अधिनायकवादी शासन सर्वाधिकारवादी शासन नहीं हो सकते। अधिनायकवादी शासन विपक्ष तथा राजनीतिक स्वतंत्रता को समाप्त नहीं करना चाहते। अधिनायकवादी शासन में विपक्ष और राजनीतिक स्वतंत्रता जो होती है वो समाप्त नहीं होती, लेकिन जो सर्वाधिकारवादी शासन होता है उसमें पूरी तरह से विपक्ष जो होता है और राजनीतिक स्वतंत्रता जो होती है वो समाप्त हो जाती है। ये पद्धतियां कुछ सीमा तक आर्थिक, धार्मिक एवं अन्य स्वतंत्रताओं को बर्दाश्त करती हैं। सो गाइज ये क्वेश्चन यहाँ पर ही कंप्लीट हो जाता है, हमारी वीडियो का भी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।